Hello class, how are you? I hope you all are fine today. So today we are going to start with the next lecture of your chapter number 3, that is Glimpse of Past. Okay class, तो हमने अभी तक आपके 3 सीन्स थे उसके बारे में पढ़ा था. अब हम आपका जो 4th सीन है उसे पढ़ेंगे. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना पेज नंबर 39 खोलिए. उसमें आपको राजा राम मोहन रॉय का सीन दे रखा है. किसका सीन दे रखा है? ठीक है, तो आपको जो राजा राम मोहन रॉय थे उनका सीन दे रखा है और वो कौन सी ईयर में दे रखा है? 1772 से 1833 के बीच में. किसके बीच में? 1772 से 1833 के बीच में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग. राजा राम मोहन रॉय A learned man from Bengal. राजा राम मोहन रॉय कौन थे? एक learned man थे जो कहाँ से थे? बंगाल से बिलोंग करते थे. And understood what was wrong with the country. और वो जानते थे कि क्या जो कंट्री में क्या गलत हो रहा है. Let us not despise ourselves. Our Asian culture is great. मतलब कि हम अपने आप को इतना डिस्पाइज नहीं करते, हम अपने आप को इतना नहीं सोचते. क्यों? क्योंकि जो हमारा एशियन कल्चर है, जो हमारा पुराना कल्चर है, वो बहुत अच्छा है. And we are capable of great achievements. We must first फॉर्मर आर सिटी. मतलब कि हम इतने कैपेबल हैं कि हम अपनी एक अच्छी अचीवमेंट ले सकते हैं. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आर सोसाइटी. मतलब कि हम इतने अच्छे हैं और कैपेबल हैं कि हम अपनी अचीवमेंट दे सकते हैं, पर उससे पहले हमारी फर्स्ट चीज़ क्या होगी कि हमें अपनी जो हमारी जो सोसाइटी है उसे रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसे सही करना पड़ेगा. सप्रेशन हैव बीन रनिंग अस. जो सप्रेशन है, जो हमारी एक इंडियन इकोनॉमी में जो हमारी सप्रेशन है, जो हमारी गिरावट है, वो हमारे इर्द गिर्द अभी घूम रही है. ये कौन कहता है? जो एक ग्रीन मैन आपको दे रखा है वो कहता है. अब आप इधर अब आप आपके राइट हैंड साइड पे आ जाइए. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा. तो जो जना था उसने अपनी वाइफ को कहा, काउज आर डिफरेंट कलर. काउज जो हैं वो डिफरेंट कलर की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम. पर जो उनका जो कलर होता है मिल्क का, वो हमेशा से सेम ही होता है. काव तो अलग अलग कलर की, अलग अलग शेप्स की होती हैं, पर जो उनके मिल्क का कलर होता है वो तो सेम ही होता है, वो तो सेम ही रहता है, चेंज तो नहीं हो जाता. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is same. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हर एक टीचर होती है, हर एक टीचर की अपनी अलग थिंकिंग होती है, अपनी अलग ओपिनियन होती है ना, पर जो उनका पढ़ाने का तरीका होता है वो सेम होता है. ऐसे ही जो डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कल्चर होते हैं, डिफरेंट रिलीजन होता है और डिफरेंट कल्चर होते हैं, पर जो उनका एक मोटो होता है वो सेम ही रहता है. जो उनका एक काम करने का एक मोटो होता है वो हमेशा से सेम ही रहता है. अब आपको नेक्स्ट दे रखा है, he was attracted by science and modern knowledge. The knowledge that should be practical and scientific. मतलब यहाँ पे कह रहा है कि वो यहाँ पे किससे अट्रैक्ट है? मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी से. और जो टेक्नोलॉजी है वो किस चीज़ से अट्रैक्ट है? एक प्रैक्टिकल और साइंटिफिक थीम से अट्रैक्ट है. एक प्रैक्टिकल और साइंटिफिक थीम से अट्रैक्ट है. अब आपको उसी बॉक्स में सबसे नीचे दे रखा है, he started newspaper but the suspicious British stopped them in 1823. यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने जो न्यूज़पेपर है उसे पढ़ना स्टार्ट करा था, उसे देखना स्टार्ट करा था, तभी जो एक सस्पिशियस और अनविलिंग जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया था. जो न्यूज़पेपर था उनसे स्टॉप कर दिया था. किसमें? 1823 में. ठीक है. अब उसके बाद आपको एक पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन दे रखा है. वहाँ पे एक टेबल है जहाँ पे जना बैठा है और उसके आसपास बहुत सारे जने बैठे हैं एज अ कोर्ट के तौर पे. तो यहाँ पे क्या दे रखा है? He crossed the sea, went to England to see what made British powerful. There he told them.
वहाँ पे ये कहते हैं, वहाँ पे वो जो जने हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो सी है उसे क्रॉस करा, वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड गए, वहाँ पे उन्होंने देखा, वहाँ पे वो गए इंग्लैंड, वहाँ पे उन्होंने देखा कि कौन कौन सी क्या है ब्रिटिश की पावर और वो कैसे काम करती हैं वहाँ पे। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर, तो वहाँ पे जो जनाब को दिखा रखा है वो यहाँ पे कहता है कि हम तुम्हें रूलर के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे। यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज अ सब्जेक्ट, पर तुम्हें भी हमें एक सब्जेक्ट के तौर पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसके तौर पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा? एक सब्जेक्ट के तौर पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है क्लास। अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट है, आपका जो फिफ्थ, अब आपको यहाँ पे अभी हमने फोर्थ सीन किसका पढ़ा था? राजा राममोहन रॉय का सीन पढ़ा था। अब हम फिफ्थ सीन है उसको पढ़ते हैं, वो किसका है? तो क्लास अभी हमने एक फोर्थ सीन पढ़ा था, वो किस चीज से रिलेटेड था? राजा राममोहन रॉय से रिलेटेड था। और अब फिफ्थ सीन है वो किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ऑपरेशन मतलब कि यहाँ पे जो जिसके खिलाफ थे, जिसमें लड़ाई हुई थी, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको फर्स्ट बॉक्स में दे रखा है, आपको जो फर्स्ट बॉक्स है वो दे रखा है, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ओपर्स इंडियंस इन 1818, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे वो जो इंडियंस थे, इंडियंस को हमेशा से ऑपर्स मतलब कि उन्हें मारना, कैद करना, इस तरीके से वो उन्हें ऑपर्स करे जा रहे थे। कौन से सन में? 1818 में। दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3, उन्होंने एक रेगुलेशन 3 को भी पास करा था, उन्होंने वहाँ पे जो एक रेगुलेशन 3 था उसे भी पास करा था। अंडर इट एन इंडियन could be jailed without trial in a court, मतलब कि इसके अंडर रेगुलेशन 3 के अंडर क्या था कि जो इंडियन था, जो एक इंडियन था, वो बिना किसी सजेशन के या फिर अगर उसने कोई अपराध करा है, बिना किसी सुनवाई के, बिना कोर्ट में पेश जज करे, उसे डायरेक्टली जेल में डाल दिया जाता था। अब आपको राइट हैंड साइड पे दे रखा है, all the time British officer in India drew a big salary and also made front use in a private business, मतलब कि यहाँ पे क्या होता था, हर एक टाइम में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इंडिया में वो एक बिग सैलरी बनाते थे, वो बहुत सारी सैलरी अर्न करना चाहते थे। एंड ऑल्सो मेड फ्रंट यूज इन अ प्राइवेट बिजनेस, और अपना मतलब कि इंडियन बिजनेस में भी काम करना चाहते थे और उसके अलावा जो उनके जो प्राइवेट बिजनेस थे वो उनमें भी प्रॉफिट कमाना चाहते थे। इन 1829 Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया, मतलब कि 1829 में क्या हुआ था, जो ब्रिटेन अपनी जो ब्रिटिश गुड्स थे, जो ब्रिटिश की जो सामान था, जो ब्रिटिश में बनता था, वो इंडिया में भेजते थे, वो इंडिया में बेचते थे और करीबन 7 करोड़ रुपीस, 7 करोड़ रुपए वहाँ से कमाए जाते थे। अब आपको लास्ट राइट में दे रखा है, द ब्रिटिश प्रपोज्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू राइज। जैसे अब यहाँ पे क्या होता था, जैसे जैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना सामान इंडिया में इंपोर्ट करते थे, वैसे जो इंडियन कंपनीज थी वो तो खत्म होती जाती थी, जो इंडियन कंपनीज थी वो तो खत्म होती जाती थी और जो ब्रिटिश कंपनी थी तो वो आती जाती थी, मतलब वो वहाँ पे आती रहती थी, वो अपने आप को इंक्रीज करते जाते थे, अपने प्रॉफिट्स पे उनको इंक्रीज करते रहते थे। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, गवर्नर जनरल को उस टाइम, गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम के? बेंटिक थे, जिन्हें रिपोर्ट करा गया कि तुम अभी जहाँ से हो वहाँ से फिलहाल वापस अपने देश, अपने घर वापस आ जाओ। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो बोन्स थी, जो मतलब कि जो इंडियन वीवर्स हैं, इंडियन वीवर्स की जो बोन्स हैं वो उनको परेशान कर रही हैं। बेसिकली यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे जो इंडियन वीवर्स जहाँ पे वो काम करते थे उन्हें वो परेशान कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट पार्ट है उसे देखते हैं। आपका जो 6th सीन है वो क्या है? डिससैटिस्फैक्शन का।
क्लास अब आपको यहाँ पे आपका सिक्स्थ सीन जो है वो डिससैटिस्फैक्शन से रिलेटेड दे रखा है। किससे रिलेटेड दे रखा है? डिससैटिस्फैक्शन से। यहाँ पे सबसे पहले कहता है एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन अ पर्शियन एंड इन संस्कृत। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि जो एजुकेशन है इंडिया की वो किस चीज़ में है, या तो वो पर्शियन में है या वो संस्कृत में है। कहाँ पे? इन 1835 एन इंग्लिश मैन नेम मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। मतलब कि 1835 की बात है, जो एक इंग्लिश मैन थे उनका नाम क्या था? मैकॉले था। मैकॉले ने एक सजेशन दिया कि हमें इसमें चेंजमेंट लाना चाहिए। वहाँ पे जो जना है वो कहता है वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे वो जो जना है वो कहता है कि हमें जो उन्हें इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखानी चाहिए, जो इंग्लिश की बोलना है, लिखना है, ये जो लहजा है हमें वो सिखाना चाहिए। तो वहाँ पे जो दूसरा पर्सन है वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात से सेटिस्फाई हूँ। अब यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे दे रखा है इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू होम द ब्रिटिश गेव अ पेटी जॉब्स अंडर हिम। तो यहाँ पे जो जने हैं वो बैठे हैं और वो इस चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, वो उन्हें एज अ क्लर्क पे, एज अ जॉब पे, उन्हें प्रोक्यूटर क्लर्क जो हैं उनको अंडर एक जॉब पे देंगे। इंसिडेंटली इट वॉज ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन फॉर द इंटेलेक्चुअल्स। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि इंसिडेंटली क्या होगा कि एक नई जो जनरेशन है, एक जो इंटेलेक्चुअल्स है न्यू जनरेशन के, वो भी वहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है वो कहता है वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए। यहाँ पे सेकेंड वन कहता है एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। और वो क्या कहते हैं कि पहला तो कहते हैं कि हमें अपने ब्रदर्स को एजुकेट करना चाहिए। सेकेंड वहाँ पे कहता है कि जो उनकी मटेरियल कंडीशन है, जो उनके आसपास की जगह है, जो उनका बोलने का तरीका है, लिखने का, पहनने का तरीका है, वो भी सुधरेगा। थर्ड वन कहता है यहाँ पे फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब कि थर्ड वन वहाँ पे कहता है अगर हमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है तो सबसे पहले इसके लिए हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो ग्रीवियंसेस हैं, हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए उनको एग्री करवाना होगा। उसके बाद आपको एक मैप बना हुआ दे रखा है जो कि 1856 का है। किसका है? 1856 का, जहाँ पे ब्रिटिश हैज कनकर्ड द होल इंडिया। जहाँ पे बता रखा है कि जो ब्रिटिश पार्ट था उसने मोस्टली हर एक इंडिया को ले रखा है। ठीक है, आप जो येलो हैं वो तो स्टेट्स को शो कर रहे हैं और जो रेड हैं वो आपका जो ब्रिटिश एरिया जहाँ पे ब्रिटिश ने अपना कब्जा कर रखा था उसको शो कर रहा है। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड पे दे रखा है दे केयर्ड लिटिल अबाउट द इंडियंस नीड। मतलब कि यहाँ पे वो बता रहा है कि कैसे जो केयर्स होती है, जो इंडियन की नीड्स हैं उनको कैसे केयर करते हैं। Our king have become puppet and we all have lost our old jobs। यहाँ पे वो कह रहा है, यहाँ पे जो एक जना है वो कह रहा है कि हमारे जो किंग है, हमारे जो राजा हैं, वो बिल्कुल एक पपेट बन चुके हैं, बिल्कुल एक पुतला बन चुके हैं। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमने जो हमारी जो पुरानी जॉब्स हैं, हमारे जो पुराने काम करने की जगह हैं, वहाँ से हमने अपना काम छूट गया है या हमें छुड़वाया गया है। एंड द लैंड्स, मतलब कि जॉब के साथ साथ जितनी भी जो हमारी ज़मीनें थी वो भी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, मतलब कि वो हमारे जो भाई हैं उन सबको कन्वर्ट कर, उन सबको बदल रहे हैं। यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। मतलब कि तुम तो सिर्फ बात करते हो, इस चीज़ के लिए तुम्हें कुछ करना भी चाहिए, तुम्हें कुछ सोचना भी चाहिए, तुम्हें कुछ करना भी चाहिए कि हम इस चीज़ से बाहर आ सके। तो क्लास अब हमारे यहाँ पे 6th सीन कंप्लीट होता है। अब 7th सीन आपको दे रखा है द स्पार्क का। किसका दे रखा है? द स्पार्क्स का। जो कि हमें किसमें करना था? 1855 से 1857 में था। किसमें था? द स्पार्क का सीन था जो कि 1855 से 1857 के बीच में था। अब आपको फर्स्ट ब्लॉक दे रखा है टैक्सेस,
कंटिन्यू टू रूल द पीजेंट्स। टैक्सेस जो थे, जो वहाँ पे टैक्सेस दिए जाते थे, जो वहाँ पे आपको टैक्स दिया जाता था, वो हमारे पीजेंट्स को कंटिन्यूसली खत्म करते जाते, रिव्यू करते जा रहे थे। In the Bengal, the Sanathal who had lost their land under the new land rules, और इसी रीजन से बंगाल में जो सनाथल थे, सनाथल ने अपनी खुद की जो लैंड थी उसे भी रिन्यू कर दिया, उसे भी लॉस्ट कर दिया, उसे भी मतलब कि उनके हाथों में जो उनकी खुद की जमीन थी वो भी छीन ली गई। किस लिए? न्यू लैंड रूल्स की वजह से जो उनकी जो जमीन थी वो भी छीन ली गई थी। एंड बिकम डेस्पिरेट, और इसी रीजन से वो बहुत डेस्पिरेट हो गए, और इसी रीजन से वो बहुत डेस्पिरेट हो गए कि हाँ अब हम क्या करें, क्या देखें। अब यहाँ पे कह रहा है इन 1855 they rose in rebellion and massacred the Europeans, मतलब कि 1855 में उन्होंने रोज करा, उन्होंने बड़ा एक रेबिलेशन बढ़ाया और एक मस्कियट जो यूरोपियंस पे थे, उन्हें यूरोपियंस के लिए उनसे कहा कि वो चीज़ सब। तो क्लास अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? डिसकंटेंट वर ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू, मतलब कि यहाँ पे एक डिसकंटेंट भी क्रिएट हो गया। किस चीज, यहाँ किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी एक डिसकंटेंट वहाँ पे क्रिएट हो गया। अब वहाँ पे एक फर्स्ट पर्सन है, वो कहता है The white soldiers get huge pay and mention to live in servant, मतलब कि वहाँ पे जो जना है वो कहता है कि जो व्हाइट सोल्जर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्हें ह्यूज पे मिलती है, एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, जिसका रीज़न क्या है? वो हमें सर्वेंट्स की तरह रखते हैं। While we get a patience and slow promotions, while दूसरी तरफ क्या होता है? हमें सिर्फ पेशेंस ही रखना पड़ता है और एक बहुत ही स्लो प्रमोशंस दिए जाते हैं। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी, यहाँ पे वो कहते हैं कि अंग्रेज ने हमें कहा है कि हम सी को क्रॉस करें, विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो कि हमारे रिलीजन, हमारे धर्म के अगेंस्ट है, विरुद्ध है। Who is the टोपी वाला टू एबॉलिश आर ओल्ड एज कस्टम, पर ये जो टोपी वाला है ये कौन है? यहाँ पे वो जो जने हैं पीछे खड़े हैं, वो जो आगे एक जना है उसे कह रहे हैं ये टोपी वाला कौन है जो इस रूल को, इस रेगुलेशन को एबॉलिश कर रहा है, इससे हट के काम कर रहा है। वी मस्ट ड्राइव आउट द एंजर, यहाँ पे जो वो इंसान है जो सबसे आगे खड़ा है वो कह रहा है कि हमें इन अंग्रेजों की बात नहीं सुननी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब इसके बाद आपको राइट हैंड साइड पे कह रहा है थाउजेंड्स ऑफ अदर्स एम्पॉय रिवॉल्ट्स दे वर स्ट्रिप देयर यूनिफॉर्म्स। यहाँ पे एक सीन आपको दे रखा है जिसमें बता रखा है कि बहुत से अलग अलग जने हैं, वो लड़े थे, उन्होंने अपनी, और उनकी जो यूनिफॉर्म्स थी वो बिल्कुल फट गई थी, खराब हो गई थी, इस तरीके से। अब आपको एक कुछ इंग्लिशमैन उनसे रिलेटेड चीज़ें दे रखी हैं। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम और पीपल्स माइंड। यहाँ पे जो कुछ तीन जने हैं जो यहाँ पे वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कुछ तो ब्रिटिशर्स हैं वो ही जो इंडिया के रिलीजन है, कस्टम्स है, इन्हें जान पाते हैं। तो उसमें फर्स्ट पर्सन कहता है, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो that these grease on the bullet have to bite is made up from the fat of cow and pig। मतलब कि वो जो एक पर्सन है वो कहता है कि ओ ब्राह्मण सोल्जर, जो ब्राह्मण सोल्जर है उसे कहता है, क्या तुम्हें पता भी है जो इनकी बाइक्स होती हैं या ये जो इनके पास जो मशीन गन्स होते हैं, इनकी जो एक्चुअली में जो चीज़ें बनी हुई होती हैं वो एक्चुअली में फैट काउ से या काउ के या फिर जो एनिमल्स होते हैं एनिमल्स के फैट से बनी हुई होती है। तो यहाँ पे जो जना है वो कहता है व्हाट, तो यहाँ पे जो आपको मुस्लिम है वो कहता है द वाइट मैन हैज डिवाइस अस टू, जो वहाँ पे मुस्लिम जना है वो कहता है कि वाइट मैन जो होते, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्हें हमें भी इसी तरीके से ट्रीट करा है। तो अब आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दे रखा है, सून चपातीज विल सेंड फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस। मतलब कि यहाँ पे ये जो दो जने डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो अब एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो चपाती जो होती है वो विलेज टू विलेज सेंड करी जाएंगी, ना कि हम खुद से कहा सकते हैं। और इसीलिए जो एम्परर है, एम्परर भी एक हमें सर्विस देगा इस चीज़ की कि हमें चपाती विलेज टू विलेज दे के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक जो जना है, एक जो वहाँ पे मैन है, वो कहता है
येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। तो यहाँ पे वो जो जना है वो कहता है क्या जो मेरे जितने भी विलेज मैन है वो रेडी हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे आपको ग्लास का बॉक्स बना हुआ दे रखा है, उसमें क्या रखा है, वहां पे आपको क्या कह रखा है, सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेट्स अमॉन्ग द इंडियन सोल्जर्स। मतलब कि यहाँ पे एक लोटस फ्लावर है वो इंडियन सोल्जर्स के अमॉन्ग्स, इंडियन सोल्जर्स जो थे वहाँ पे उनमें सर्कुलेट हो रहा था। वहाँ पे वो कहते हैं डेथ द फॉरिनर्स, यहाँ पे वो कहते हैं कि फॉरिनर्स की डेथ करेंगे, यहाँ पे वो फॉरिनर्स को मारेंगे। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो मासेस थे उन्होंने जितनी भी जो हेल्प थी, जितने भी उन्हें हेल्प करना था वो किसको दिए, पैट्रियट्स को दिए। अब आपको यहाँ पे 8th सीन दे रखा है, वो क्या है, रिवोल्ट का। किसका है, रिवोल्ट का। ठीक है, यहाँ पे आपका किसका सीन है, रिवोल्ट का। यहाँ पे वो कह रहा है Then there was a violent outbreak at मेरठ। मतलब कि हाँ इस समय की बात है, इस समय 1857 की बात है, जब एकदम से अचानक से एक वायलेंट संघर्ष हो गया था। कहाँ पे हुआ था, मेरठ में। कहाँ पे हुआ था, मेरठ में हुआ था। द सिपोय मार्च टू दिल्ली। जो जितने भी सिपोय थे वहाँ के वो कहाँ पे चले गए थे, दिल्ली चले गए थे। वहाँ पे कहते हैं लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह। मतलब कि बहादुर शाह को रेफर करते हुए कहते हैं लॉन्ग लिव, आप बहुत 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 लॉन्ग लिव एम्परर। यहाँ पे जो बहादुर शाह को वो रेफर करते हुए कहते हैं कि आप लंबी जिंदगी जिए, लंबी जिंदगी जिए। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखा है, द रिवॉल्यूशन स्प्रेड वाइडर। मतलब कि जो वहाँ पे जो वार थी, जो रिवॉल्यूशन थी वो और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैज लॉस्ट देयर लैंड बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। मतलब कि उस टाइम की बात है, रिवॉल्ट की बात है, 1857 के रिवॉल्ट की बात है। उस समय क्या हुआ था कि बहुत से जो लैंडलॉर्ड्स थे, इस रीजन की वजह से जैसे जैसे वहाँ पे रिवॉल्ट बढ़ता चला गया तो काफ़ी ऐसे जने थे जिन्होंने अपनी जो ज़मीन थी उसे खो दी थी। द वाइट मैन रूल मस्ट एंड। यहाँ पे उन लोगों ने डिसाइड करा कि जो वाइट रूल है, वाइट मैन का जो रूल है वो यहाँ पे खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू। और वहाँ पे जो जने थे, वहाँ पे जो एक जना था वो बैठ के कहते कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब इसके बाद आपको 9th और आपका लास्ट सीन दे रखा है द फाइट फॉर फ्रीडम। ओके क्लास, तो ये आपको 9th वाला दे रखा है द फाइट फॉर फ्रीडम। इसमें आपको सबसे पहले एक लेडी दिखा रखी है, वहां पे क्या दे रखा है, मैनी फॉर्मर्स रूल लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। मतलब कि ऐसे फॉर्मर्स, बहुत से ऐसे रूल थे, जैसे कि बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ की एक बाइटर थी, वो यहाँ पे क्या कहती हैं, द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम। तो बेगम हजरत वहाँ पे कहती हैं कि जो वाइट मैन थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने मेरा जो किंगडम है ले लिया, वहाँ पे ले लिया। दूसरी तरफ आपको दे रखा है पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फिजाबाद टोल्ड द पीपल। जो पॉपुलर लीडर थे मौलाना मौलवी अहमदुल्ला, यहाँ पे जो पॉपुलर लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला जो कि फिरोजाबाद के थे, वो उन्होंने कहा, हर जनों से कहा, राइज ब्रदर राइज द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड। मतलब कि उन्होंने ये कहा कि चलो मेरे भाइयों उठो और खड़े हो, जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो हमारे लैंड को, हमारी जमीन को तबाह कर रहे हैं। The people rose everywhere in बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। इसके बाद क्या हुआ था, जो पीपल थे वो खड़े हुए थे और उन्होंने अपना रिवॉल्ट, जो अपना आगोश था, वो चलना स्टार्ट करा था। कहाँ से स्टार्ट, और ये कहाँ कहाँ पे खड़ा हुआ था, जैसे कि बरेली, कानपुर और इलाहाबाद में। ठीक है, इसके बाद आपको लास्ट दे रखा है अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोप। अजीमुल्ला खान ने तात्या तोप से क्या कहा था, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अ लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अजीमुल्ला खान ने तात्या तोप से कहा था कि हमें यहाँ पे पेशवा साहेब जो थे, हमें यहाँ पे जो पेशवा साहेब थे, उनको हमारी एज अ लीडर रखना चाहिए, एज अ लीडर रखना चाहिए हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। अब उसके नीचे आप देखिए, द पेट्रियट्स pounces upon the British and fought
पिचेस बैटल ओवर द नॉर्थ इंडिया। मतलब कि यहाँ पे वो कह के उन्होंने क्या करा था, जो पेट्रियट्स थे उन्होंने पाउंच करा था और उन्होंने नॉर्थ इंडिया का जितना भी रीजन था, जो नॉर्थ इंडिया का रीजन था वहाँ पे उन्होंने जितनी भी जो लड़ाइयाँ थी वो लड़ी थी। अब आपका लास्ट आता है, वहाँ पे क्या सीन है, 8 year old कुंवर सिंह, जो 8 years old थे कुंवर सिंह, उन्होंने क्या कहा था, बिहार से बिलोंग करते थे, उनको उनके रिस्ट पे एक बुलेट लगी थी, उनके रिस्ट पे क्या लगी थी, बुलेट लगी थी। उन्होंने क्या कहा था, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। उन्होंने गंगा को रेफर करते हुए कहा था कि मदर गंगा ये मेरा लास्ट दिन है और ये मैं आपको ऑफर करता हूँ। और यहाँ पे जो आपका लास्ट सीन है, फाइट ऑफ फ्रीडम खत्म होता है। सो क्लास, यहाँ पे जो आपका चैप्टर 2 है, जो आपका चैप्टर 3 है, यहाँ पे वो खत्म होता है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है होमवर्क में, जितने भी जो हमने अभी तक के सीन्स करे हैं उन्हें आप देखिएगा और उन्हें अच्छे से पढ़िएगा। And then we will do the exercise of this chapter in the next lecture. Till then, take care. See you in the next lecture.